नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में एक टॉपिक जो स्नातक स्तर पर एक टॉपिक दिया हुआ है, जो पहला टॉपिक दे रखा है फाइनेंसिंग स्टेटमेंट मीनिंग एंड एनालिसिस। तो आज उस टॉपिक को हम देखने वाले हैं कि आखिर फाइनेंसिंग स्टेटमेंट क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ, मीनिंग एंड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे अकाउंटेंसी में जो फाइनेंसिंग स्टेटमेंट बनते हैं, जिसमें चिट्ठा आता है और लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, इसे फाइनेंसिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और ये प्रदर्शित करता है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म या किसी भी इंस्टीट्यूट को डिनोट करता है उसकी फाइनेंसिंग पोजीशन को। तो इसका मीनिंग क्या होता है इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आज से वित्तीय विवरणों, चिट्ठा, लाभ हानि खाता में दिए हुए आंकड़ों को सरल रूप से प्रस्तुत करना, उनका उचित वर्गीकरण करना ताकि उसमें महत्वपूर्ण अर्थ निकाले जा सके। इसलिए इन विवरणों की महत्वता इनकी रचना से नहीं वरन इनके माध्यम से संस्था की वित्तीय स्थिति, जिसे फाइनेंसिंग स्टेटमेंट कहते हैं, वित्तीय मामलों की दशा में अध्ययन करते हैं। जाहिर है कि वित्तीय विवरणों को विभिन्न मदों में गहन अध्ययन, अनुपात एवं अन्य उचित विधि से के द्वारा किया जाता है, उसे वित्तीय विवरण विश्लेषण कहते हैं। संक्षिप्त में कहें तो एक संख्या के संबंध में अभिव्यक्त विश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे चालू संपत्ति, चालू दायित्व के संबंध में आधार निष्कर्ष निकालना, इसके लिए अनुपात तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट जिसमें वित्तीय विवरण होते हैं और जिसमें चिट्ठा और लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। ये किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की फाइनेंसिंग स्थिति प्रकट करता है और इसे प्रस्तुत करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उस फर्म का या किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकें कि आखिर कितनी उसमें जो एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं और किस प्रकार से उसमें एनालिसिस करा जाए ताकि आने वाले फ्यूचर में फोरकास्टिंग की जा सके कि आने वाले भविष्य में कितने संपत्ति एवं दायित्व रखने होते हैं, कितना क्या रखा हो जाता है। चालू संपत्तियों और चालू दायित्व के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए जिसे अनुपात तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आखिर कौन सी विधि का प्रयोग करें, किस प्रकार से हम वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें, उसका विश्लेषण करें, उसी को कहते हैं फाइनेंसिंग स्टेटमेंट, मीनिंग एनालिसिस फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए अगर अपन ने जो चिट्ठा और लाभ हानि खाता बनाया है वो उस कंपनी की फाइनेंसिंग स्थिति को प्रदर्शित करेगा और उसी के माध्यम से उसके आगे वाले जो आने वाले फ्यूचर्स हैं उसमें किस प्रकार से कंपनी ग्रोथ करेगी, किस प्रकार से कंपनी को संभालना है और किस प्रकार से उनके अनुपात रखने हैं, संपत्ति और दायित्व का कितना करंट रखना है, कितना फिक्स रखना है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके विश्लेषण के बाद ही कंपनी की स्थिति प्रकट की जा सकती है, जिसमें फाइनेंसिंग स्थिति बताई जाती है कंपनी की। तो उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पर फिनले और मिडल के द्वारा एक परिभाषा दी हुई है। परिभाषा: फिनले और मिडल के शब्दों में कुछ निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनका वर्गीकरण करना, सुविधाजनक एवं आसान पढ़ने और समझने योग्य रूप में उसे प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है? फाइनेंसिंग स्टेटमेंट कहलाता है दोस्तों। तो ये फिनले और मिलर के अनुसार परिभाषा दी हुई है और इसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो मौजूदा आंकड़े हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, किस प्रकार से उसका विभाजन करना है, किस रूप में उसको प्रस्तुत करना है, उसको सुविधाजनक और आसान समझने के तरीके से प्रस्तुत करना है, उसी को कहते हैं फाइनेंसिंग स्टेटमेंट का विश्लेषण।
यानी कि जो हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं स्टेटमेंट वो किस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। उनका वर्गीकरण इस प्रकार से करना चाहिए ताकि सुविधाजनक और आसान पढ़ने के माध्यम से वो समझ में आ सके। इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं उसका निर्वचन, वित्तीय विवरणों के निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। निर्वचन विश्लेषण की अगली सीढ़ी होती है। इसका आज से एक निश्चित अवधि के विश्लेषण, वित्तीय व्यवहारों के आलोचनात्मक परीक्षण और निष्कर्ष निकालने से है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में निर्वचन का अर्थ स्पष्टीकरण से है। वित्तीय विवरण को विश्लेषण विवेचन के आधार पर सरल भाषा में स्पष्ट करना ताकि साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। और वित्तीय विवरणों के अंक स्वयं कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वे मूक होते हैं, लेकिन उनके निर्वचन के द्वारा उन्हें बुलाया जा सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो निर्वचन के आधार पर प्रयोगकर्ता निष्कर्ष निकालता है। इन निष्कर्षों के आधार पर वह किसी कार्य को करने अथवा न करने का निर्णय लेता है। इस प्रकार विश्लेषण यानी कि एनालिसिस और निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन दो पृथक हैं परंतु एक दूसरे से संबंधित क्रिया है। इन्हें व्यवहारिक रूप से अलग करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने विश्लेषण और निर्वचन को एक ही माना है। इसका प्रयोग एक साथ किया जाता है। मतलब कहने का मतलब निर्वचन का मतलब हो गया है उसका विस्पष्टीकरण करना, मतलब एनालिसिस का मतलब है उसको अलग अलग दिखाना, लेकिन स्पष्टीकरण इंटरप्रिटेशन यानी कि होता है उसको स्पष्ट रूप से कहना कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए अपने बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, तो वो खुद स्वयं कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो आंकड़े हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, वो आंकड़े हैं, लेकिन उनके द्वारा जो हमें इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए कि इस प्रकार से हम उसको इस एनालिसिस करें, इस प्रकार से उसका विश्लेषण करें, निर्वचन करें, ताकि वो स्वयं ये बता सके कि कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, किस प्रकार से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकता है और अधिक से अधिक वह अपने बिजनेस को फाइनेंसिंग स्थिति को प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें विश्लेषण करना है। नेक्स्ट है केनेडी और मूलर के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक निर्वचन एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से वित्तीय विवरणों के समकों को महत्वता और आज से निर्धारित किया जाता है ताकि भविष्य में देय अर्जनों, तिथियों को, ऋण, वर्तमान, दीर्घकालीन जो भी हैं और ब्याज के भुगतान की क्षमता, सुदृढ़ लाभांश नीतियों और लाभांश का पूर्वानुमान लगाया जा सके। अब देखते हैं वित्तीय विवरणों का एनालिसिस का विशेषताएं। जटिल लेखांकन आंकड़ों को सरल और बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करना। पहली विशेषता है कि जटिल जो भी आंकड़े हमारे पास में मौजूद हैं उसको सरल एवं बोधगम्य यानी कि आसानी से समझ में आ जाएं, इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। द्वितीय है लाभ हानि खाते में दी गई मदों को सुविधाजनक और उचित संबंधित मदों का विभाजन और वर्गीकरण करना चाहिए। ठीक है। थर्ड है चिट्टे की विभिन्न मदों को सुविधाजनक और उचित वर्गीकरण विभाजन करना चाहिए। फोर्थ है विभिन्न मदों एवं समूहों को आपस में तुलना करना और परिवर्तन का पता लगाना और उसके आधार पर उचित निष्कर्ष निकालना। पांचवा है विशाल वित्तीय समूहों को उपयोगी सूचनाओं में परिवर्तन करना। बहुत सारे आंकड़े रहते हैं, उन्हें इतने शॉर्टली, इतने तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि वो खुद स्वयं ये बता सके कि बिजनेस में क्या हो रहा है। अब देखते हैं इनके उद्देश्य। तो वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंसिंग एनालिसिस करने का क्या उद्देश्य है। पहली बात तो ये है कि संस्था में जो वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंसिंग पोजीशन कितनी कैसी है, बिजनेस लाभ दे रहा है या हानि दे रहा है, इस बात का हमें स्पष्ट रूप से पता लगे, इसके लिए फाइनेंसिंग एनालिसिस करना चाहिए। यानी कि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता है कि विनियोजित पूंजी को संतोषजनक लाभ प्राप्त करना और वित्तीय विश्लेषण करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि विनियोजित पूंजी उचित लाभ हो रहा है या नहीं। यानी कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट बनाने यानी कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट का एनालिसिस करने का ये तरीका है कि उसकी फाइनेंसिंग पोजीशन क्या है बिजनेस की और वो लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है, उनके द्वारा जो
विनियोजित पूंजी है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी जानकारी हमें फाइनेंसिंग एनालिसिस से ही पता चलती है कि उसका स्टेटमेंट, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट का उनका एनालिसिस किया, तभी हमें ये पता चलता है कि आखिर जो फाइनेंसिंग स्टेटमेंट हैं वो वित्तीय विवरण हैं वो लाभप्रद हैं या नहीं हैं। सेकंड बात करते हैं शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। वित्तीय विवरणों का दूसरा मेन ऑब्जेक्ट होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है व्यवसाय की अल्पकालीन और दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना होता है। इसमें बहुत सारे जैसे कि रेशो एनालिसिस होता है, उसमें चालू अनुपात होता है, त्वरित रेशो होता है, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि करंट रेशो यानी कि करंट रेशो के अनुसार करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स के अपेक्षा करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इसकी बात की हमें जानकारी प्राप्त करता है। त्वरित रेशो यानी कि लिक्विड रेशो, जिससे ये पता चलता है कि फाइनेंसिंग स्थिति में जो लिक्विड एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स की अपेक्षा कितनी हैं, ये हमें इस बात की जानकारी प्राप्त करता है। ऋण और क्षमता यानी कि डेब्ट इक्विटी, यानी कि डेब्ट इक्विटी की अपेक्षा डेब्ट कितने हैं, इसकी जानकारी हमें इससे पता चलता है। यानी कि शोधन क्षमता की जानकारी हमें यहाँ पर फाइनेंसिंग एनालिसिस से ही पता चलता है। अगली बात करें थर्ड हैं वो हैं अन्य फर्मों की तुलना करना, यानी कि दो या दो से अधिक फर्में आप देख सकते हैं कि जो सामने आपके जैसा ही बिजनेस कर रही हैं, जैसी ही इकाई है वो सेम बिजनेस कर रही हैं, उसके अपेक्षा आपका बिजनेस ग्रोथ में है या प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये हमें इस जानकारी एनालिसिस के बाद ही पता चलती हैं। अन्य फर्मों की तुलना कर सकते हैं हम कि दो फर्में हैं आपस में, उनकी तुलना की जा सकती हैं एनालिसिस करने के बाद। यानी कि वित्तीय विश्लेषण का एक उद्देश्य होता है कि उसी के द्वारा बिजनेस में लगाई गई अन्य इकाई के साथ में संचालन क्षमता, लाभदायकता यानी कि वित्तीय स्थिति से संबंधित तुलना प्रस्तुत करना है। अगला है फोर्थ, व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि व्यवसाय की जो प्रवृत्ति है वो उसकी जानकारी के लिए हमें एनालिसिस करना चाहिए। यानी कि व्यवसायिक संस्था के विभिन्न वर्षों में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने का उद्देश्य संस्था की बिक्री और लाभों में वृद्धि कमी की जानकारी प्राप्त करना होता है। अगला पांचवा है, यानी कि पांचवा है संस्था की भावी संभावनाओं का अनुमान लगाने के, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में लाभ होगा या नहीं होगा, इस बात की हमें ये जानकारी एनालिसिस के बाद ही पता चलती है कि फाइनेंसिंग एनालिसिस करना चाहिए। करने के बाद हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, या इसके द्वारा जो किया जाएगा लाभ प्राप्त होगा, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, आने वाले समय में किस प्रकार से हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, इस बात की फाइनेंसिंग स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट के एनालिसिस के बाद हमें ये जानकारी मिल जाती है। तो चूँकि फाइनेंसिंग यानी कि वित्तीय विश्लेषण से व्यवसाय की प्रकृति की प्रवृत्ति का पता चलता है, इसलिए विश्लेषण से संस्था की भावी संभावनाओं का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। अन्य उद्देश्य देखते हैं। अन्य उद्देश्य होता है कि हमें पता करना है कि ब्याज और लाभांश का भुगतान करने की क्षमता है की जानकारी प्राप्त करना। प्रबंधकों को उपयोगी सूचना चाहिए तो वो इसके द्वारा मिल सकती हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो सहायता प्राप्त करनी है वो इससे मिल जाएगी। संस्था की कमजोरियों पर प्रकाश डालना और सुधारात्मक कदम करना, यानी कि ये बहुत ही मेन ऑब्जेक्ट है कि हमें संस्था की जो कमजोरियां हैं उनकी एनालिसिस के बाद स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लग जाती हैं कि कहाँ पर आखिर क्या गलती रह गई है जिसके कारण से हमारे बिजनेस की ग्रोथ रुकी हुई है और उसमें सुधारात्मक कदम उठाया जा सकता है। ठीक है। प्रबंधकों की कुशलता की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि प्रबंधक जो मैनेजमेंट हैं, यानी कि मैनेजमेंट जो हैं वो कुशल हैं कि नहीं है, या फिर किस प्रकार से हमें उसे कुशल बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ की जा सके। अब देखते हैं वित्तीय विश्लेषण के मूलभूत उद्देश्य। ये मूलभूत उद्देश्य हैं जो हमारे बिजनेस के लिए आवश्यक हैं। दो मूलभूत उद्देश्य हमारे सामने हैं। एक लाभप्रदता, शोधन क्षमता, तरलता, प्रबंधन की कुशलता के संबंध में उपकरण को सुदृढ़ करना और कमजोरियों को
ज्ञात करना, यानी कि क्या कमजोरी है उसे दूर किया जा सके। व्यावसायिक संस्था हैं उनकी वित्तीय स्थिति का निष्पादन में होने वाले परिवर्तनों का विस्तार करना, दशा दिखाना और दिशा से संबंधित में उचित चिन्हित करना कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है। इस प्रकार से तो हमने आज देखा कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट जो हैं उसके विश्लेषण, उसका अर्थ, विशेषता और उसके उद्देश्य इस टॉपिक में हमने देखा है। आगे भी हम इस प्रकार से ही कंटिन्यू टॉपिक लाते रहेंगे वीडियो दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।